हेलो, वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। माय नेम इज़ इसरार और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च बहुत सी फील्ड्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में हम क्या करते हैं, हम पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे और क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमें हमारी प्रॉफिट में नुकसान होगा। तो इन सब चीज़ों को अगर हम जानते हैं अच्छी तरह तो फिर हम ऑपरेशन रिसर्च की मदद से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और अपनी प्राइसेस को हम डाउन कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे एक ये मोटिवेशनल प्रॉब्लम टाइप आप इसको समझ सकते हैं। एक प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज के चार बंदे हैं, एमी, जिम, जॉन, कैली। ये सारे के सारे आपके पास ईस्ट कैनाल पे खड़े हैं और इन्हें दरिया पार करके जाना है वेस्ट कैनाल पे कैनोई की मदद से। एक या कोई आप बोट समझ लें, उसकी मदद से जाना है। एक बोट ही है वैसे ये भी। तो क्या करना है, इन्हें पार करके ये दरिया जाना है। अगर एमी जाता है तो वो 1 मिनट लेगा अकेले में। जिम जाएगा तो वो लेगा 2 मिनट। अगर जॉन जाएगा तो वो लेगा 5 मिनट और कैली जाएगा तो वो लेगा 10 मिनट। और अगर हमारी इसमें ये कंस्ट्रेंट लगाया गया है कि दो बंदे जो हैं वो कनोई पे बैठ के जाने चाहिए, और अगर दो जाएंगे तो जो स्लोअर पर्सन है उसके हिसाब से हमारी जो कनोई है वो दरिया को पार करेगी। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे कम से कम टाइम में हमें इन चार बंदों को दरिया के पार करना है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कि x1 को हम लेट्स सपोज 1 कह रहे हैं क्योंकि ये वन टाइम ले 1 मिनट ले रहा है। x2 को 2 कहा क्योंकि 2 मिनट ले रहा था। x3 को 3 कहा क्योंकि 5 मिनट ले रहा था। और x4 को हमने 10 कहा क्योंकि वो 10 मिनट ले रहा था। अब ये ईस्ट से इन्हें हमने ईस्ट से वेस्ट लेके जाना है, और यहाँ पे ईस्ट पे भी हमारे पास कौन कौन खड़ा है, x1, x2, x3 और x4 खड़ा है। अभी हमने x1 और x2 को कहा कि कम टाइम ले रहे थे, कैनोई पे बैठो और वेस्ट की तरफ जाओ। ये चार वेस्ट पे गए और इन्होंने लिया 2 मिनट का टाइम। फिर यहाँ से हमने x1 को वापस भेज दिया कश्ती लेके, क्योंकि वो अकेले तो वापस आएगी नहीं, खुद तो चलती नहीं है। तो x1 यहाँ पे आ गया। अब x3 और x4 को भेज दिया हमने। x3 और x4 को लिया तो ये 10 मिनट में यहाँ से पार गए। और फिर हमने x2 को यहाँ से भेजा कम टाइम में वापसी पे। अगर मैं यहाँ से x1 और x3 को भेजता ना तो फिर मुझे यहाँ से वापस x1 को भेजना पड़ता, और फिर x1 जब वापस आता ये आके x4 को लेके जाता और फिर उस तरह टाइम हमारा इंक्रीज़ होता। तो ये शॉर्टकट था और सबसे इजी वे था, ऑप्टिमल वे था कि मैंने x3 और x4 को भेज दिया। ये चले गए पार। वहाँ पे मुझे पता था x2 जो है कम टाइम में मेरे पास बोट वापस ले आएगा। इतने भी कम टाइम में नहीं, लेकिन कम से कम x3 और x4 के मुकाबले में तो कम टाइम में ही लगेगा। तो इन्हें भेज दिया। अब x2 बोट लेके आ गया वापस। अब x1 और x2 को भी मैंने भेज दिया, ये पार चले गए। और इस तरह हमने टोटल टाइम जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास हमने 17 मिनट में इन चार बंदों को दरिया पार करवाया। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स अक्सर क्विज़ में भी आ जाती हैं, या आपके पास आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हों कंसेप्चुअल किस्म का, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अब हम आते हैं प्रॉब्लम सेट 2.1 ए के ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रेडी मिक्स में ही इंक्रीमेंट करने का बोला गया हुआ है, और बोला गया है कि आप जो इंटीरियर पेंट की डिमांड है उसको एक्सीड कर दो एक्सटीरियर पेंट से बाय एटलीस्ट 1 टन। मतलब अगर एक्सटीरियर पेंट आपके पास है 5 टन, तो इंटीरियर पेंट 6 टन एटलीस्ट होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वो उससे से 1 टन हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, या उससे और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 टन ज़्यादा तो होना ही चाहिए। तो हमने इस प्रॉब्लम को यहाँ पे लिखा इक्वेशन की फॉर्म में, जो कि नॉन इक्वल। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस बनेगी। मैक्सिमाइज जी इज इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2। और ये इसको हमने कहा, ये हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स जो बन रहे थे। अगर आप ये इन कंस्ट्रेंट्स को समझना चाहते हैं तो जो बुक में दूंगा उस बुक में आप रेडी मिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, वहाँ से आप एक बार उसको देख लेना। ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स वहीं से आए हैं, सिर्फ ये वाला कंस्ट्रेंट जो है ये उसको इस पुराने कंस्ट्रेंट को मॉडिफाई किया गया है। वहाँ पे ये वाला कंस्ट्रेंट माइनस के साथ है, -x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू -1 है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव कर दिया गया है x1, और x2 को नेगेटिव किया गया है।
तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे हमारे पास पता चलेगा कि ग्राफिकली क्या हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा इस प्रॉब्लम के लिए। हमने सबसे पहले इसके ग्राफिकली, ये ग्राफिकल मेथड है और इसमें हमने सबसे पहले इंटरसेप्ट्स फाइंड करने होते हैं। जब हमने इंटरसेप्ट्स फाइंड किए कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच करता है आपके सोल्यूशन में, और कोऑर्डिनेट्स पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पे, और जो है एक्स पे कहाँ पे टच करता है और वाई पे कहाँ पे टच करता है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। तो हमने सबसे पहले एक्स पे टच करने के लिए हमने देखा, हमने x1 को 0 कर दिया और यहाँ से हमारे पास x2 6 आ गया। हमें ये पता चल गया ये y एक्सिस पे या x2 पे हमारे पास ये 6 पे टच कर रहा है। और फिर हमने x2 को 0 कर लिया और हमें पता चल गया ये इक्वेशन 1 4 यूनिट पे टच कर रहा है हमारे x1 को या x एक्सिस पे। इसी तरह हमने इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के लिए भी हमने इंटरसेप्ट्स फाइंड किए। देन हमने इंटरसेक्शंस फाइंड की, इंटरसेक्शंस के 1 और 2 आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसके लिए हमने कोई सी भी दो यूनिट्स को इक्वल करना होता है। जैसे यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तभी ये 4 बन रही है। तो मैंने इसको बराबर किया और मैंने इसको इससे कैंसिल कर दिया और मेरे पास यहाँ से x1 आ गया। फिर इस x1 को मैंने इन दोनों में से एक ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया और यहाँ से मेरे पास x2 आ गया और ये मेरे पास बन गया 3,3/2 या 3 हाफ 1.5 कह सकते हैं। सेम फॉर इक्वेशन 1 एंड 3, 2 एंड 3 मैंने फाइंड किया और मेरे पास ये ग्राफ बना। जब ये ग्राफ बना तो मैंने यहाँ पे देखा ये मेरे पास ऑप्टिमल या फिजिबल एरिया आ रहा था, या फिजिबल एरिया सेट कह सकते हैं इसको, आ रहा था। और ये कैसे आता है, अगर आप ये जो पॉइंट्स हैं इनको 0 0 ओरिजिन है जो आपका, इस ओरिजिन को 1 बाय 1 इन इक्वेशंस में पुट करें। ये जो टॉप पे इक्वेशंस थी यहाँ पे 0 0 पुट करो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन 24। अगर ये ट्रू हो जाता है, जो कि लेस देन है, 0 लेस देन 24 है, अगर ये ट्रू होगा इसका मतलब है इस इक्वेशन का जो फिजिबल एरिया होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। और अगर फॉल्स आ जाता है इसका मतलब है उसका एरिया जो फिजिबल एरिया होगा वो ओरिजिन से अवे होगा। जैसे ये इक्वेशन 1 थी, मैंने इसमें इससे इस तरफ देखें अगर तो ये 0 0 पुट किया यहाँ पे, तो इसका फिजिबल एरिया इसके इस तरफ है, ये तो क्लियर हो गया था। अगर मैं इस तरफ का कोई भी पॉइंट पुट करूंगा तो वो फिजिबल नहीं आएगा, इसका मतलब है इस तरफ इसका फिजिबल एरिया नहीं है, इस तरफ है। इक्वेशन 2 के लिए भी मैंने वो 0 0 पुट किया तो इधर ही आया। इक्वेशन 3 के लिए मैंने पुट किया तो इसका अवे फ्रॉम ओरिजिन आया। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने 0 और 0 पुट किया तो 0 हो गया। 0 लेस देन -1 कैसा है, नहीं है, फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो मैंने इस इक्वेशन के लिए अवे फ्रॉम ओरिजिन इसका मैंने फिजिबल एरिया रख दिया। और फिर इक्वेशन 4 के लिए भी टुवर्ड्स द ओरिजिन आया। और फिर मैंने देखा इन सबका कॉमन एरिया कौन सा था, तो कॉमन एरिया मेरे पास ये आ गया, ए बी और सी। दैट्स वाई मैंने इन सिर्फ 3 पॉइंट्स को लिया। 3 पॉइंट्स को लेके मैंने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि था मैक्स जी इज इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने इन पॉइंट्स को पुट किया जो कि सबके कॉमन पॉइंट्स बन रहे थे, सबके वो पॉइंट्स जो कि फिजिबल एरिया में आ रहे थे। जब मैंने इन पॉइंट्स को z में पुट किया तो मेरे पास z4 आ गया, z8 आ गया और z13 आ गया। और मेरे फंक्शन में मुझे क्या कहा था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा क्या था, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं सबसे मैक्सिमाइज किस्म का रिजल्ट निकालूं, तो वो मेरे पास 13 आया। दैट्स वाई 13 इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। प्रॉब्लम सेट 2.2a में हमें बोला गया है कि आप ये जो आपको कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं इनके लिए फिजिबल स्पेस बताएं या फिजिबल एरिया बताएं। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया कि हमें हर कंस्ट्रेंट का फिजिबल एरिया चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, पहले उस लाइन को ड्रा करते हैं कोऑर्डिनेट्स पे और फिर हम ओरिजिन को पुट करते हैं, उसमें पुट करके हम चेक करते हैं कि क्या फिजिबल स्पेस या फिजिबल एरिया उसका ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट ये भी है, x1 और x2 हमेशा 0 से बड़े होने चाहिए या 0 के इक्वल होने चाहिए। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ये कंस्ट्रेंट अपना उठाया और मैंने इसको पहले x1 को 0 पुट किया, वहाँ से x2 मिल गया, x2 को 0 पुट किया और x1 मिल गया। और इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अपनी इक्वेशन ड्रा की। ड्रा करने के बाद मैंने ओरिजिन को यहाँ पे पुट किया 0 0 0 प्लस 0 लेस देन 6, तो ये ट्रू था, तो ये ओरिजिन की तरफ ही इसका हमारे पास एरिया बनता है। सही है। और अब यहाँ पे बोला गया था कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए।
तो ये फिजिबल एरिया ये नहीं होगा, ये नोट्स बनाते हुए गलती हुई मेरे से। ये फिजिबल एरिया यहाँ से आगे आगे इसके ऊपर ऊपर यहाँ से इस जगह पे ये सारे का सारा फिजिबल एरिया होगा। यहाँ से नीचे भी नहीं होगा, यहाँ से पीछे नीचे भी नहीं होगा, और ना ही इस तरफ होगा और ना ही ये होगा, क्योंकि x1 और x2 दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, जो कि यहाँ पे x1 पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे x2 पॉजिटिव रहेगा। तो इस एरिया में हमारे पास फिजिबल एरिया आएगा या फिजिबल स्पेस आएगी। यहाँ पे मेरे पास एक और प्रॉब्लम आती है, अगर मेरे पास लाइन जो है ओरिजिन पे ड्रा हो रही हो, फिर हम फिजिबल एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये सवाल बनता है। और फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है आपने। पहले आप x1 को 0 पुट करें और x2 फाइंड करें। तो मैंने यहाँ पे x1 को 0 पुट किया और x2 मेरे पास 0 आ गया। अब मैं x2 को 0 जब पुट कर रहा था तो मेरे पास x1 भी 0 ही आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने x2 को मैंने 1 इक्वल पुट करके मैंने देखा। जब मैंने x2 को 1 पुट करके देखा तो मेरे पास x1 भी 1 आ गया। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो होगी ये x और y के अकॉर्डिंग 45 डिग्री के एंगल से इंक्रीज करती जाएगी। मतलब यहाँ पे 1 1 पे रहेगा पॉइंट, यहाँ पे 2 2 पे रहेगा, यहाँ पे 3 3 पे रहेगा, और ये ऐसी इक्वेशन ड्रा होगी। जब ये इक्वेशन मेरे पास ड्रा होगी तो मैंने जैसे पहले हमने इक्वेशन में क्या किया था, ये मेरे पास इक्वेशन या कंस्ट्रेंट कोई भी था, तो हमने इसके एक राइट हैंड साइड पे कोई पॉइंट पकड़ा था। हम ये अगर इस साइड ड्रा होती तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पे कोई पॉइंट पकड़ते ना, ओरिजिन पॉइंट ले रहे थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे भी सेम हमने एक पॉइंट लिया इसके राइट हैंड साइड में, और पहले वहाँ पे चेक किया। ये पॉइंट बन रहा था हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास बन रहा था 1 और 0, ठीक है। 1 और 0 बन रहा था, x2 0 आ रहा था यहाँ पे सिर्फ, और x1 1 आ रहा था। इसके लिए मैंने चेक किया तो ये कहता है 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, जो कि फॉल्स है। ये फॉल्स, इसका मतलब इसका फिजिबल एरिया डाउन वाली साइड तो नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड साइड पे होगा। तो इस तरह हमें इसका भी फिजिबल सोल्यूशन या फिजिबल एरिया पता चल गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक और कंसेप्ट आ रहा है कि आप बताएं जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो किस तरफ इंक्रीज होगा। तो अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होता है z इज इक्वल टू x1 माइनस x2 और बोला है बताओ ये किस तरफ इंक्रीज होगा, तो हम सबसे पहले z को किसी वैल्यू के इक्वल पुट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ z इज इक्वल टू 10। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिख दूंगा, मतलब z की जगह में 10 लिख दूंगा। और फिर तो ये हमारे पास वैसे ही सेम कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन बन गई। तो x1 को 0 पुट करेंगे x2 आ जाएगा, x2 को 0 पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा। जब ये आ गया हम इक्वेशन को अपनी ऐसे अपने कोऑर्डिनेट्स पे ड्रा कर लेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे। और ये इक्वल्स टू z थी पहले, लेकिन अब इक्वल्स टू 10 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे z को चेंज कर दिया था 10 से। तो ये यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जब यहाँ पे होगी तो हमें 10 यूनिट का फ़ायदा देगी, या $10 को, कोई भी लेट्स सपोज $10 की बात हो रही थी यहाँ पे, तो ये हमें $10 का फ़ायदा दे रही है। जब मैं इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे लेके जाता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं 0 0 पुट करता हूँ, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये मतलब ये इक्वेशन पूरी की पूरी ये पूरी इक्वेशन यहाँ से उठा के मैं इसको 0 0 पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऐसी रहेगी। जब मैं वहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ये रिटर्न क्या कर रही है, 0 रिटर्न कर रही है। दिस मीन के ये मैक्सिमाइज तो इस तरफ नहीं हो रही, इस तरफ तो ये मिनिमम हो रही है। बट हमें बोला गया था आप मैक्सिमाइज करके बताओ ये मैक्सिमाइज किस तरफ होगी, आपने वो डायरेक्शन बतानी है। तो इसका मतलब अगर मैं इसके आगे आगे बढ़ाता जाऊँगा, इस तरफ आता जाऊँगा, तो ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगी। अब हम यहाँ पे एक कंसेप्ट को देख लेते हैं। कंसेप्ट ये है कि अगर आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है और बोला जाता है उसको एलपी मॉडल में सिर्फ शो करवाओ, आप उसमें आपने ये नहीं बताना कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा या हमारा फिजिबल एरिया क्या होगा, ज़्यादा आगे नहीं जाना, सिर्फ आपने एलपी मॉडल ही बनाना है। और एलपी मॉडल ऐसा होता है, मतलब इन इक्वालिटी की फॉर्म में आप अपने वर्ड प्रॉब्लम को लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इक्वेशन फॉर्म क्या होता है, जहाँ पे आपने इक्वालिटी की फॉर्म में अपनी इक्वेशन को लिखना होता है। सेम वही इक्वेशन है, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ इक्वल्स को पुट कर दिया। और इक्वल को ऐसे ही पुट नहीं किया जाता, इसको पुट करने के लिए ज़रूरी है कि अगर जो इक्वेशन लेस देन इक्वल है का साइन रखती है, उसमें आप कुछ ना कुछ ऐड करें, समझ आ गई। और अगर कोई ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसमें आप सब्ट्रैक्ट करें कुछ ना कुछ। यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने पूरी की पूरी इक्वेशन को प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया ज़रूर था, मैंने इस इक्वेशन को कुछ ऐसे आप कंसिडर करें कि मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज
ग्रेटर देन इक्वल टू हटाया, यहाँ पे आ गया -s2। जब -s2 आ गया तो यहाँ पे -y है, ये -y अगर यहाँ से नॉर्मली इसको इस साइड लेके जाऊँ तो ये तो +y होगा, लेकिन यहाँ पे आके ये -y हो रहा है। इसका मतलब है पहले पूरी की पूरी इक्वेशन को मैंने माइनस के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये होगी -x1 +x2 -3x3 और यहाँ पे हो गया +y, और ये इक्वालिटी का साइन ग्रेटर के बजाय लेस देन में कन्वर्ट हो गया। जब भी आप किसी इन इक्वल स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई करोगे -1 से या माइनस के साथ, तो क्या होगा, वो ग्रेटर का साइन लेस में कन्वर्ट हो जाएगा या लेस का साइन ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये हो गया यहाँ पे मेरे पास, तो फिर मैंने यहाँ पे +s2 किया, क्योंकि अब ये साइन तो लेस देन का बन गया था ना। होपफुली अब तक आपको चीज़ें समझ आ रही थी। अगर नहीं आ रही थी तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी हम एक और मेथड से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, जिसका नाम है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड की तरफ बढ़ने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमें पता होना चाहिए बेसिक क्या होता है, हमें पता होना चाहिए नॉन बेसिक क्या होता है, हमें सरप्लस वेरिएबल्स का पता होना चाहिए, और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और उनको समझा कैसे जाए, उसके लिए मैं आपको इस प्रॉब्लम की मदद से मैं सारी की सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई भी ग्राफ है जिसमें दो हमारे पास इक्वेशन ड्राइंग या दो कंस्ट्रेंट्स हैं। अब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पे आ रहा था। लेट्स सपोज हमें ये चीज़ें पता हैं, ये हमारे पास लाइन 1 है और यहाँ पे मैंने s1 इज इक्वल टू 0 किया हुआ है। क्यों किया हुआ है मैंने इसको s1 इज इक्वल टू 0? आप सोचें, लेट्स सपोज ये मेरे पास इक्वेशन थी, ठीक है। इस इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू, जब मैं इसको इक्वालिटी में चेंज करूंगा तो मैं +1 लिखूंगा, +s1 लिखूंगा। जब इसको चेंज करूंगा तो +s2 लिखूंगा, ऐसा ही है। जब मैंने इसको ऐसे लिख लिया तो क्या होगा, x1, इसका मतलब ये होता है कि ये लेस देन, जब इक्वेशन यहाँ पे होगी तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा, तब ये लाइन यहाँ पे जाएगी, तब s1 मैक्सिमम होगा ना। यहाँ पे अगर मेरे पास ये इक्वेशन यहाँ होने के बजाय यहाँ पे है, इसका मतलब है x2 भी कम है अभी और x1 भी कम है, और x2 की कमी और x1 की कमी कौन पूरी करेगा, s पूरी करेगा। s पूरी करेगा तभी तो वो इक्वल्स टू 6 होगा ना। ये इक्वेशन यहाँ पे हमें 6 दे रही है, ना कि यहाँ पे देगी, यहाँ पे तो कुछ कम वैल्यू देगी। दैट्स वाई जब ये इक्वेशन अपनी जगह पे होगी तो तब s1 हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। जब इक्वेशन ये वाली अपनी जगह पे होगी तो यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए s2 क्या होगा, 0 होगा। अब हमारे पास s1 क्या है, s2 क्या है, ये दोनों के दोनों हमारे पास इस पॉइंट पे बेसिक वेरिएबल्स कहलाएंगे। क्यों बेसिक कहलाएंगे? बेसिक होते हैं जो कि नॉन जीरो वैल्यूज रखते हैं अपने पास, सही है। और ये मैक्सिमम हो सकते हैं। तो यहाँ पे s1 और s2 क्या होंगे, दोनों के दोनों मैक्सिमम होंगे अपने वैल्यूज के हिसाब से। तो और x1 और x2 क्या होंगे, वो 0 होंगे यहाँ पे ओरिजिन पे। तो दैट्स वाई वो नॉन बेसिक हैं, और s1 और s2 जो कि मैक्सिमम होंगे वो क्या हैं, बेसिक वेरिएबल्स हैं एट पॉइंट ए। फिर हम a से b पे जब गए तो यहाँ पे s1 वाली लाइन से हम टकराए। जब s1 से हम टकराए तो क्या हुआ, यहाँ पे s2 अब हमारे पास क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी, और साथ x1 बेसिक हो जाएगी, क्योंकि x1 यहाँ पे मैक्सिमम है ना। यहाँ पे x1 मैक्सिमम है, x2 तो 0 है, x2 पे तो हम गए ही नहीं, हम सिर्फ x1 पे हैं। तो ये x1 अब बेसिक हो जाएगी और s2 बेसिक हो जाएगी। s1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसीलिए वो बेसिक नहीं बल्कि नॉन बेसिक हो जाएगी। और फिर जब b से हम c पे जाएंगे, c पे जब हम जाएंगे तो अब यहाँ से यहाँ पे गए, अब s2 अपनी जगह पे आ गया वापस, ये इक्वेशन अपनी जगह पे आ गई है यहाँ से। जब ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगी, s2 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा इसका मतलब ये भी नॉन बेसिक हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये होता है कंसेप्ट बेसिक का और नॉन बेसिक का। और ये जैसे यहाँ से हम यहाँ पे आए, यहाँ पे x1 क्या हुआ, एंटर हुआ, और यहाँ से किसने लीव किया था, आइडिया है, यहाँ से s1 ने लीव किया था। जब यहाँ से हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे s1 ने लीव कर दिया और x1 ने यहाँ पे एंटर कर लिया था। सेम जब हम यहाँ से यहाँ पे गए तो x2 ने एंटर किया और s2 ने लीव कर दिया। तो ये इंटरिंग वेरिएबल्स और लीविंग वेरिएबल्स की कहानी थी। अब हम सबसे पहली प्रॉब्लम देखेंगे बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में हमने क्या किया, हमारे पास ये कोई प्रॉब्लम आई थी,
ठीक है। इस प्रॉब्लम सिर्फ यही थी, z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2, और ये इसके साथ हमें कंस्ट्रेंट दिए गए थे 6x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल्स टू 24, जिसको ये अगर आपने देखी हो रेडी मिक्स की प्रॉब्लम, तो ये वही प्रॉब्लम है, बस यहाँ पे मैंने प्लस s1 किया क्योंकि वो लेस देन इक्वल्स टू 24 था, तो दैट्स वाई। और देन ये s2 s3 s4 इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया इक्वेशन की फॉर्म में। अब हमने यहाँ से ये टेबल बनाना है। इस टेबल को बनाने का तरीका क्या है? इस टेबल को बनाने का तरीका ये है कि आपने देखना है बेसिक कौन कौन से हैं यहाँ पे। सबसे पहले बेसिक ओरिजिन पे कौन कौन से होते हैं? S1 होगा, S2 होगा, S3 होगा, S4 होगा, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बता दिया था, क्योंकि ओरिजिन पे X1 X2 तो मैक्सिमम होंगे, तो हमने इन चार को एज अ बेसिक ले लिया यहाँ पे। और फिर X जो सब बाकी सारे के सारे थे, Z X1 X2 S1 S2 S3 S4 सॉल्यूशन और रेशियो, ये पूरे का पूरा फॉर्मेट है, ये आपको थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। जब आपने इसको याद कर लिया तो अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख देंगे। z इज इक्वल टू 5 ऑफ x1 था, तो पहले z को तो मैंने 1 लिखा क्योंकि z इस साइड 1 था। जब ये साइड से इस साइड जाएगा माइनस 5x1 हो जाएगा। जब ये यहाँ से इन सब वैल्यूज को हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो इनका सोल्यूशन तो इक्वल टू 0 हो गया, और बाकी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर ली। जैसे इसकी जगह 1 आ गया, यहाँ पे x1 के साथ -5 था इस साइड जाके, और x2 के साथ जब इस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा, +4 के बजाय जब यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा तो ये 0 होगा। 0 के साथ साइन नहीं लिखा जाता माइनस का। यहाँ से ये यहाँ पे भी जाएगा 0 है, S3 के साथ भी यहाँ पे 0 है, S4 के साथ भी यहाँ पे जाके 0 होगा, और सोल्यूशन इक्वल्स टू तो ऑफकोर्स 0 ही रह जाएगा। और ये सब्जेक्ट 2 में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो z है 0, ये 6 रहेगा, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, यहाँ से 4, यहाँ से ये S1 का सिर्फ 1 आ जाएगा, 1 ऑफ S1 है S1 की जगह पे। और S2 तो यहाँ पे है नहीं, 0 है, S3 भी 0 है, S4 भी 0 है, और ये इक्वल है 24 के। और ऐसे ही S2 S3 S4 की भी हम वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ से देख के। जब हमने ये वैल्यूज़ लिख ली, अब हमने चेक करना है क्या ये जो हमने जिनको बेसिक लिखा था S1 S2 S3 S4 क्या ये बेसिक हैं। अब ये कैसे चेक किया जाता है? इसको चेक करने के लिए आपने यहाँ पे देखना पड़ेगा इसके कॉलम में। S1 का कॉलम क्या है, 0 1 0 0 0, तो यहाँ पे सिर्फ एक 1 होना चाहिए और बाकी सारे के सारे 0 होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है किसी के लिए तो वो बेसिक है, मतलब S1 तो बेसिक है। अब S2 को देखते हैं, S2 यहाँ पे सिर्फ 1 है और बाकी सारे के सारे 0 हैं, तो ये भी बेसिक है। S3 भी यहाँ पे सिर्फ 1 है और बाकी सारे 0 हैं, तो S3 भी बेसिक है। S4 सिर्फ यहाँ पे 1 है और बाकी सारे के सारे 0 हैं, तो दैट्स वाई ये चारों के चारों बेसिक ही हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी टेबल को लेके आगे चलेंगे। हमारा ये टेबल अभी तक तो ठीक है। अब ये टेबल ठीक है, तो इसमें मैंने कहा था कोई ना कोई वैल्यू इंटर करेगी और किसी ना किसी वैल्यू को लीव करना भी होगा। तो इंटरिंग वैल्यू को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा फंक्शन हमें पहले बताएगा कि आपने को किस वैल्यू को इंटर करवाना है। मैक्सिमाइज करनी है हमें अपने जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सॉरी मैं लफ्ज़ भूल गया था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए हमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना उसको हमें सबसे पहले निकालना है। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे -5 थी, तो इस कॉलम को हम पकड़ेंगे और इसका हम रेशो लेंगे या इसको डिवाइड करेंगे हम इस लाइन पे, या इस लाइन को पकड़ के इसके ऊपर डिवाइड करना है। 24 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे फिर इस लाइन को हमने देखा 6 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे आया था 1 डिवाइडेड बाई -1, ये लेस देन 0, इसको छोड़ दें, स्किप करें। जो वैल्यू यहाँ पे रेशियो में लेस देन 1 होगी या इनफाइनाइट पे जा रही होगी हम उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम स्किप कर देंगे। तो हमारे पास ये सिर्फ दो रेशियोज आ गई, 4 और 6। यहाँ पे हमारे पास सबसे कम रेशियो किसकी आ रही थी? मैंने कुछ ना कुछ गलती की है क्या यहाँ पे? हाँ मैंने गलती की है, आपको इसे लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे छोटी वाली रेशो को लेते हैं जिसका कम इम्पैक्ट हो हमारे इक्वेशन सिस्टम पे, और इसी वजह से आई थिंक सो मेरा आंसर भी यहाँ पे सही नहीं आ रहा होगा। ये इनफिजिबल सॉल्यूशन की तरफ मुझे लीड कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू मीनिंग इनफिजिबल सॉल्यूशन, और ये मेरा इसी वजह से आया क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 को ले लिया था और मैं यहाँ पे S2 को एग्जिट करवा रहा हूँ, जबकि यहाँ पे मुझे S1 को एग्जिट करवाना चाहिए था। ये मेरी गलती थी, कोई नहीं। इसकी जगह हम दूसरी प्रॉब्लम को देख लेते हैं। सेम उसी तरह से आपने
ये इक्वेशन बना ली और ये टेबल बना लिया। जब ये टेबल बना लिया तो यहाँ पे आपने इसको इंटरिंग वैल्यू कहा, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू यही थी -5 वाली, आप चेक कर सकते हैं। और इसको जब इसके साथ आपने रेशियो ली तो यहाँ पे 10, 4 और लेस देन 0 वाली वैल्यूज आई। 40 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 10, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू 4 थी, रेशियो आ रही थी, तो मैंने S2 को लीव करवा दिया। और फिर नेक्स्ट टेबल बना। नेक्स्ट टेबल में भी S2 को जब लीव करवाना है, X4 को इसकी जगह पे इंटर करवाना है, X4 यहाँ पे इंटर हुआ। अब X4 के हिसाब से ये जो जगह थी इसको भी हमें क्या करना है, बेसिक बनाना है। और बेसिक के लिए मैंने आपको बताया था ज़रूरी है कि एक 1 हो, बाकी सारे ऊपर नीचे इसके 0 होने चाहिए। तो दैट्स वाई हमने इसके ऊपर नीचे 0 करने के लिए क्या किया, यहाँ पे z प्लस 5 ऑफ x1, क्योंकि यहाँ पे -5 था, इसको ख़त्म करने के लिए इसका पॉजिटिव 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड करना बहुत ज़रूरी था, तभी ये 0 पे आता। और यहाँ पे ये 4 था, तो इसमें इसका मतलब है इसमें से 4 ऑफ दिस इक्वेशन हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पे ये किया। और यहाँ पे ये -1 था, तो इसका मतलब है इसको ऐड करना है एक पॉजिटिव वैल्यू को, तो यहाँ पे ये किया। और ये मेरे पास अब ये भी बेसिक बन गया। तो एक्चुअली हमें करना यही होता है कि इस साइड के जो बेसिक है इनको बेसिक ही बनाना होता है। तो यहाँ पे X4 को अब मैंने बेसिक बना दिया। इंटर करवाओ और उसको बेसिक बनाओ, इंटर करवाओ और उसको बेसिक बनाओ, करते करते आपके पास क्या होगा, यहाँ पे फिर आपने रेशो निकालनी है। रेशो निकालने के बाद आपके पास ये कोई ना कोई इंटर कर जाएगा, ये इंटर कर रहा है और ये आपके पास कोई ना कोई रेशो के अकॉर्डिंग एग्जिट कर जाएगा। जब ये एग्जिट करेगा x2 इसकी जगह पे आ जाएगा। जब x2 इसकी जगह पे आ गया तो अब आपने x2 को क्या किया, वापस से बेसिक बना दिया, ऊपर नीचे इसके बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ को 0 करके। ये तब तक आपने करना है जब तक सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव नहीं हो जाती, क्योंकि हमें फंक्शन में बोला था मैक्सिमाइज करो। मैक्सिमाइज करते हुए हमने ये देखना है कि हमारे पास ऊपर सारी वैल्यूज़, तब तक हमने सॉल्व करते रहना है जब तक ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ ना आ जाए। जब ये हमारे पास ऑप्टिमल टेबल आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि x2 जब 6 होगा, x4 जब 7 होगा, तो हमारे पास हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबसे मैक्सिमम हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि 41 है। ओके, तो अब वक्त आ चुका है कि हम थोड़े से फास्ट हो जाएं, क्योंकि हमने मेथड तो 2 सीख लिए हैं, लेकिन इस दूसरे मेथड में, सिंप्लेक्स मेथड में काफ़ी सारी और चीज़ें भी हो सकती हैं। इसके सब मेथड्स हम कह सकते हैं, इसके मोडिफाइड वेरिएंट्स कह सकते हैं, वो हैं हमारे पास। यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड में एक कंसेप्ट आता है आर्टिफिशियल वेरिएबल का। आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है, वो कहता है अगर आपके पास कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि एक इक्वेशन आपके पास इक्वल्स है, इक्वल में आ रही है, जैसे यहाँ पे आ रही है कंस्ट्रेंट हमारे पास ये इक्वल टू 3 है, दूसरा कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तीसरा कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू 4 है। तो कहता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, वहाँ पे आप आर्टिफिशियल वेरिएबल का भी इस्तेमाल करें। आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या हो सकता है, हम उसको R1 कह रहे हैं, लेट्स सपोज R1 इज द आर्टिफिशियल वेरिएबल। जब इक्वल्स टू हो तो प्लस R1 वहाँ पे लिखो, और जब ग्रेटर देन हो तो वहाँ पे प्लस R2 लिखो। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर ग्रेटर देन का साइन हो तो हम एक सरप्लस वेरिएबल लिखते हैं। सरप्लस वेरिएबल विद जिसके साथ क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव साइन होता है। आई थिंक सो, शायद मैं सही बता रहा हूँ, सरप्लस वेरिएबल के साथ ही नेगेटिव साइन होता है। लेट मी कंफर्म कि ऐसा ही होता है या नहीं। मैं नोट्स में देख रहा था कि चीज़ें रन टाइम पे थोड़ी सी याद होना थोड़ा मुश्किल होती है। यस, सरप्लस ही बोलते हैं। जो हमारे पास पॉजिटिव होता है, अगर ये लेस देन है तो इसको स्लैक वेरिएबल बोलते हैं, पॉजिटिव वाले को। और जो नेगेटिव वाला होता है, जिसके साथ नेगेटिव साइन होता है, उसको सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सरप्लस वेरिएबल लिखा, और साथ नीचे वाली इक्वेशन में क्योंकि ये लेस देन था तो प्लस S2, या जैसे हम बोलेंगे स्लैक वेरिएबल, यहाँ पे हमने लिखा। अब इन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का क्या काम था इनका काम भी देखते हैं। इनका काम ये होता है कि अगर आपके पास ऐसी सूरत हाल बन रही है कि आप नॉर्मली सॉल्व नहीं कर पा रहे इक्वेशन को, अगर आप इनको नॉर्मल लेंगे ना, तो आपके पास इनफिजिबल टाइप का कुछ सोल्यूशन आ रहा होगा। ये बहुत अच्छी अप्रोच है कि जब भी इक्वल्स टू का साइन आप देखें या ग्रेटर देन का साइन आ जाए साथ, तो आप वहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लें। वो आपके सोल्यूशन को हासिल करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और कैसे मदद कर रहा है ये हम इस प्रॉब्लम की मदद से देख रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, जब यहाँ पे हमने R1 और R2 लिख दिया तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहाँ पे हमें एक बिग एम इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। इस मेथड को इसी वजह से हम बिग एम मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने m लिख लिया, और m की वैल्यू जो है आपके बाकी वेरिएबल्स
के साथ जो नंबर्स हैं उनसे बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे आप 10 भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने 100 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 10, 3 और 4 इन सब से, जहाँ पे 3 और 4 ही आ रहे हैं मैक्सिमम, उनसे तो बड़ा ही है, तो मैंने वहाँ पे 10 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने खैर यहाँ पे 100 ले लिया एम, और मैंने इक्वेशन में यहाँ पे प्लस MR1 m इज इक्वल टू 100 लिख लिया, मतलब 100 ऑफ R1 और प्लस 100 ऑफ R2 यहाँ पे ले लिया। उसी से मैंने यहाँ पे टेबल बनाया। टेबल में यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 -4, ये -4 पता चल गया आपको, क्योंकि ये सारी की सारी दूसरी साइड जाती हैं, तो यहाँ पे -4, ये -1, ये भी 0, ये भी S2 भी 0, ये हो जाएगा -100, क्योंकि R के साथ 100 है। M को मैंने बोला था 100 की इक्वल कंसिडर करें, और R2 भी 100 है, तो -100। और यहाँ पे हमारे पास बेसिक वेरिएबल इस इक्वेशन में क्या होगा, यहाँ पे R1 होगा, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल क्या होगा, R2 होगा, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल क्या होगा, S2 होगा, क्योंकि ये ओरिजिन पे सबसे ज़्यादा क्या होंगे, मैक्सिमाइज होंगे। हम S1 को लेट्स सपोज 0 कंसिडर कर रहे हैं, ये वहाँ पे हमारे पास क्योंकि नेगेटिव वाली साइड पे जा रही है, तो हम इसको ले ही नहीं रहे, ये बड़ी वैल्यू है, तो ये हमारे पास, हम इसको बेसिक एज ए बेसिक वेरिएबल ले रहे हैं। तो फिर क्या होना है, फिर यहाँ पे जब हमने लिख लिया, और यहाँ पे R1 R2 S2 को हमने यहाँ पे बेसिक लिख दिया, ठीक है, S1 को हमने इग्नोर कर दिया, उसकी जगह R2 ने ले ली। अब हम चेक करेंगे क्या ये वाकई बेसिक है। R1 देखो बेसिक है, R1 के सामने ये 1 है, इसके ऊपर तो 0 नहीं है, ये तो -100 है, और इसी तरह R2 के ऊपर भी एक -100 है, ये दोनों तो बेसिक नहीं है फिलहाल। S2 क्या बेसिक है, तो S2 जी हाँ, S2 बेसिक है, और Z भी बेसिक ही है हमारे पास। अब R1 और R2 को बेसिक बनाना है, तो दैट्स वाई हम Z में क्या करेंगे, 100 ऑफ R1 प्लस R2 कर रहे हैं, मतलब इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं। जब इसमें ऐड करेंगे तो ये तो 0 हो गया, और जब इसमें भी इसी तरह 100 ऑफ R2 होगा, ये R2 इस वक्त तो ये 0 है, मतलब सिर्फ हम 1 ही ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे भी इन दोनों से सिर्फ 1 ही जा रहा है, 0 + 1 1 ही होता है, 1 ऑफ 100 इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इन्हें एक्चुअली बेसिक बना रहे हैं R1 और R2 को, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। मैंने कहा था ना, हमें पहले देखना होगा क्या हमारे बेसिक वेरिएबल्स वाकई ही बेसिक हैं या नहीं है, हम वैसे ही उनको सॉल्व करने पे तुल गए। तो ये अब तो हमारे पास बेसिक हमने इन्हें बना लिया, क्योंकि हमारे पास ये कंसेप्ट आ चुका है कि बेसिक बनाया कैसे जाता है। जब हमने इन्हें बेसिक बनाया, फिर हम देखेंगे अब इंटरिंग कौन सा है और लीविंग कौन सा है। इंटरिंग में क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम मिनिमाइज की थी, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 696, इसको हमने एंटर करवाया, और अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कंडीशंस के हमने कहा था हम देखेंगे कौन सी हमारी सबसे कम रेशियो इक्वेशन दे रही है, जो कि ये दे रही थी, तो हमने R1 को एग्जिट करवाया। फिर हमने इसको जहाँ पे x1 को एंटर करवाया है, इसको 1 लिखा, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें 1 लिखना है। वहाँ पे इसको 1 बनाया, बेसिक बनाना ज़रूरी था, 1 बनाया, तो ऊपर नीचे इसके बाकियों को 0 किया, और उसके लिए ये हमने कैलकुलेशंस की। और सेम फिर हमने यहाँ पे भी रेशो फाइंड की, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू ये थी, इसके साथ हमने सॉल्यूशन की रेशो फाइंड की। जब हमने सॉल्यूशन के साथ इसकी रेशो फाइंड की, तो हमारे पास ये वैल्यू जो था, ये वेरिएबल जो था, एग्जिट कर गया, और करते कराते हमारे पास ये टेबल आ गया। ठीक है, सेम ऑपरेशंस हो रहे हैं हर टेबल में, सिर्फ यहाँ पे नई चीज़ जो मैं बल्कि पहले भी बता चुका था, बल्कि नई नहीं थी, कि हमें पहले इन्हें बेसिक देखना होता है, ये बेसिक हैं भी या नहीं है। अगर बेसिक नहीं है तो हमें इन्हें बेसिक बनाना होता है, जो कि हमने बनाया। पहले हमारे पास कोई ऐसी थी नहीं, हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हम बेसिक किसे बनाएं, लेकिन तभी मैंने कहा ये प्रॉब्लम भी दिखा देनी चाहिए कि हम बेसिक बना कैसे रहे। तो ये हमने बेसिक भी बनाना सीख लिया, और बाकी तो नॉर्मल वही चीज़ है। और फिर वहीं से हमारे पास Z का आंसर आ जाएगा कि हम मैक्सिमम x1 पे अगर हम 0.4 पे रहेंगे, x2 पे 0.8 पे रहेंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम हम बिग एम के दूसरे मेथड से, जिसे 2 फेज़ मेथड भी बोला जाता है, से सॉल्व करेंगे, या आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक बिग एम मेथड है और एक ये 2 फेज़ मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम पहले चेक कर रहे होते हैं क्या हम जो सोल्यूशन लेने जा रहे हैं, जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या वो हमें कोई आंसर रिटर्न भी करेगा, क्या वो सही इक्वेशंस हैं, या वैसे ही हमने क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल कंस्ट्रेंट्स बनाए हुए हैं, क्या वो एक्चुअल कंस्ट्रेंट्स हैं या आर्टिफिशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। हम ये चीज़ भी चेक कर रहे होते हैं, और ये कैसे चेक कर रहे होते हैं ये हम देखते हैं। यहाँ पे हमने एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, इनको हमने इक्वालिटी की फॉर्म में लिखा। सेम वही कंसेप्ट के यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल R1 आ गया, इक्वल था, यहाँ पे ग्रेटर देन था, तो इसी वजह से -S1
आज जैसा कि हमने पढ़ा था स्लैक वेरिएबल आएगा और सरप्लस, सॉरी जो भी है स्लैक या सरप्लस आएगा, स्लैक आएगा और इसके साथ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल R2 आ जाएगा, ग्रेटर का साइन है, लेस में कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आता तो खाली S2 ही आएगा, मतलब हमारे पास स्लैक वेरिएबल आएगा। और फिर हमने इसको कन्वर्ट करना होता है अपने R1 और R2 मतलब हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। हमने वही भी चेक करना होता है क्या ये इनके अकॉर्डिंग, ये जो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लिए इनके अकॉर्डिंग हमारे पास सोल्यूशन जो आएगा वो सही आएगा या नहीं आएगा, या हमने ये जो लिए हैं ये सही हैं, हमें सही सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, हम उन्हें देख रहे हैं। तो इसमें हमने मिनिमाइज़ का ही हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, तो इसमें भी मिनिमाइज R, एक छोटा R ले लें और जो आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लिए हैं उन दोनों को आपस में ऐड कर दें, और ये ऐड ही हो रहे होते हैं। R1 प्लस R2 यहाँ पे हमने लिया और इसी के हिसाब से यहाँ से हमने टेबलो बना लिया। R Z के बजाय X1 X2 S1 S2 R1 और R2, यहाँ से Z की वैल्यू R की वैल्यू आ गई। अब Z तो नहीं हम ले रहे, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है फेज़ 1 के लिए जो हमने नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया है। यहाँ पे 1 हो गया और ये साइड से जाके इधर -1 हो जाएगा, ये इधर से जाके इधर -1 हो जाएगा और बाकी सारे तो इसमें 0 ही है। यहाँ पे कोई X1 की वैल्यू नहीं है, ना X2 की, ना S1 की, ना S2 की, और सोल्यूशन भी 0। और यहाँ पे R1 और R2 और S2 ये वही जो बेसिक वेरिएबल्स थे, ये वही कंसेप्ट रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। उनकी वैल्यूज यहाँ से हमने यहाँ पे लिख ली। यहाँ पे लिखने के बाद अब हम देख रहे हैं क्या ये R1 और R2 बेसिक हैं भी, क्या हम इस टेबल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमने चेक किया, हमने कहा यार नहीं इसके ऊपर तो 0 नहीं है, इसलिए 1 है तो इसे 0 होना चाहिए, इसके बराबर ऊपर 0 होना चाहिए और नीचे भी 0 होना चाहिए, नीचे तो है ऊपर नहीं है, और यहाँ से भी सेम R2 के बराबर ऊपर 0 नहीं है, ये वाला 0 नहीं है, तो इसे 0 करना होगा हमें। और नीचे 0 है तो नीचे का कोई मसला नहीं है। हम जी में क्या कर रहे हैं, R1 और प्लस R2 कर रहे हैं, दोनों को ऐड करके इसके साथ ऐड कर रहे हैं, तो R1 और R2 को वो करेंगे तो हमारे पास ये 0 0 बन जाएंगे। अब हमारे पास टेबल ऐसा हो चुका है कि हम आगे फर्दर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। S2 तो हमारे पास बेसिक ही था ना, यहाँ पे ये S2 पहले से ही बेसिक था, कहाँ गया S2, ये रहा S2, ये बेसिक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे इंटरिंग वैल्यू कौन सी होगी, मिनिमाइज करना है तो सबसे बड़ी वैल्यू इंटरिंग होगी, और इसको इंटर करवाया इस वैल्यू को x1 को, और x टू सी के क्राइटेरिया पे रेशियो के साथ इस लाइन को इस लाइन के साथ डिवाइड करने पे रेशियो जो आई उसके अकॉर्डिंग हमने एग्जिटिंग क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया। ये R1 एग्जिट कर जाएगा और यहाँ पे ये x1 ने एंट्री कर ली, फिर x2 एंटर करेगा और R2 एग्जिट करेगा। यूं करके हमारे पास ये टेबल आ जाएगा। इस टेबल में आप देखें, अब हमारे पास x1 हमारे पास बेसिक है, x2 हमारे पास बेसिक है, S2 हमारे पास बेसिक है, सही है, ये तो बेसिक ही है। और साथ ही साथ हमारा टेबल जो है वो ऑप्टिमल हो चुका है, क्योंकि हमें मिनिमाइज़ करना था। ये नेगेटिव कोई फ़र्क नहीं डाल रहे, क्योंकि हमें मिनिमाइज़ ही करने थे। ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0 में होने चाहिए या 0 से लेस होने चाहिए, तो ये लेस है, सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ कह सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं हम इनको। तो ये क्या कह रहे हैं, सोल्यूशन इज़ 0 सो इट इज़ फिजिबल। अगर हमारे पास सोल्यूशन 0 आ जाता है ना इस केस में, ठीक है, तो हम कहेंगे ये फिजिबल है, ठीक है। R1 और R2 को ले सकते हैं और ये हमारे पास आर्टिफिशियल, हमारे पास क्या बोलते हैं, इक्वेशंस नहीं है, बल्कि ये रियल इक्वेशंस हैं, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 0 नहीं आता इसका मतलब ये आर्टिफिशियल है और ये फिजिबल सोल्यूशन हमें आपको प्रोवाइड नहीं करेंगी, तो आप फेज़ 1 से आगे एग्जीक्यूट ही ना करें, ठीक है। फिर आप फेज़ 2 की तरफ आते हैं और यहाँ पे वही अब आपका पुराना ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और इस टेबलों को आप फॉरवर्ड लेके चलेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या था, x1 की वैल्यू थी x1 प्लस 1/s2, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे x1 को आपने लिया जो कि सिर्फ ये इसके साथ रहेगा, x1 में x1 और यहाँ से 1/5 ऑफ S1 1/5 ऑफ S1 और ये आगे 0 S2 भी। R1 और R2 को आपने फ़िलहाल छोड़ देना है, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को फेज़ 2 में ये रिमूव करना है, ये फेज़ 2 मेथड होता है। और यहाँ पे आपने रिमूव कर दिया आर्टिफिशियल वेरिएबल्स और ये 3/5 हो गया। मतलब यहाँ से आपके पास खाली नॉन ज़ीरो में यही थे ना, एक x1 था, एक S1 था और एक सोल्यूशन खुद था।
और x2 के केस में x2 था, s1 था और ये था x2 s1 और सोल्यूशन। s2 के केस में आपके पास s1 है, s2 है और सोल्यूशन है, तो s1 s2 है और सोल्यूशन है। ये इक्वेशंस आपने बना ली। यहाँ से इक्वेशन बनाने के बाद इनसे आपने वापस टेबल बनाना है और आपके पास इनवर्स फंक्शन तो है ही है। यहाँ से आपने टेबल बनाना है कैसे, यहाँ से ये 1 आ जाएगा, z की जगह 1, यहाँ से -4, यहाँ से -1, 0 0 और सोल्यूशन भी 0। x1 में z सारे के सारे तो यहीं इन इक्वेशंस में ही, नहीं तो 0 0 0 पुट कर लिया। x1 में यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से x2 की जगह 0 आ गया, s1 की जगह 1/5 आ गया, s2 की जगह 0 आ गया और सोल्यूशन हमारे पास आ गया। और सेम x2 और s2 के लिए भी हम करेंगे। ये करने के बाद अब आप देखें x1 बेसिक है, तो x1 हमारे पास बेसिक नहीं है, ठीक है, इसे बेसिक बनाना है। x2 क्या हमारे पास बेसिक है, x2 भी बेसिक नहीं है क्योंकि ये ऊपर नेगेटिव वैल्यू है, तो इसे भी बेसिक बनाना है। s2 आपके पास बेसिक है, तो s2 आपके पास बेसिक है, उसका साथ मसला नहीं करना। तो यहाँ पे आपने बेसिक बनाने के लिए ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये बेसिक बन जाएगा। जब ये बेसिक बन जाएगा तो फिर सारी वही पुरानी कहानी कि आपने इसको एग्जीक्यूट करना है और इस तरह करते करते आपके पास z कोई ना कोई आंसर देगा। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन x1 के 0.4 होने पे मैक्सिमम रिजल्ट देगा, x2 के 1.8 होने पे भी, इन दोनों के इन पॉइंट्स पे होने पे मैक्सिमम रिजल्ट आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन देगा। ओके, तो अब हम अपने स्पेशल केसेस पे पहुंच चुके हैं। हमारे पास 4 स्पेशल केसेस हैं। सबसे पहला केस है जिनमें से डीजेनरेसी। डीजेनरेसी क्या केस है, यहाँ पे प्रॉब्लम से ग्राफ से आपको समझाता हूँ। पहले जैसे आप ओरिजिन से स्टार्ट करके, मैंने कहा था हम हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो हम यहाँ से ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ जा रहे थे। यहाँ से मैं ज़्यादा करीब पड़ रहा था, हम जो ही ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ गए, यहाँ पे आगे 2 इक्वेशंस ने इंटर कर दिया। इस इक्वेशन ने भी, मतलब इसका s1 है लेट्स सपोज और ये s2 है, दोनों की दोनों इंटर कर रही हैं यहाँ पे, सही है। किसी में एग्जिट करना है और 2 ने इंटर करना है, तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ये कहलाती है डीजेनरेसी। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपके पास रेशोज की कोई सी भी 2 की इक्वल आ जाएंगी, 2 की 2 ही बोलेंगी भाई हमें इंटर करो, और बेसिक जब आप इनको आगे लेके चलोगे तो बेसिक आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कैसे होगा, यहाँ से अभी हम देखते हैं। जैसे ये इसको मैंने इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पे लिखा, ये इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया इनइक्वालिटी, और फिर इक्वालिटी की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ से मैंने ये अपना टेबल बनाया। जब टेबल बनाया तो मैंने देखा ये इंटर कर रहा है, मेरे पास x2 इंटर कर रहा है, और जब मैंने लिविंग के लिए इसके साथ इसको डिवाइड किया तो रेशो में दोनों के दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये कह रहा है मुझे इंटर करो, ये कह रहा है मुझे इंटर करो, तो अब हम किसे करेंगे इंटर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ये वैसे मैंने इससे आगे किया ताकि पता चले कि अगर आप इससे आगे करोगे तो आपका गलत ही आंसर आएगा, कुछ ठीक नहीं होने वाला। तो खैर आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक करना है, यहाँ पे करके रुक जाना है। जब इक्वल आ जाए, इसका मतलब है इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक को रिमूव करो, या आप इसको रिमूव कर दो ये डिजेनरेसी काज कर रही है, या आप इसको रिमूव कर दो ये डिजेनरेसी काज कर रही है। तो लेट्स सपोज मैंने इसको पिक किया और इसको रिमूव कर दिया, या फिर मैं इसको पिक कर रहा हूँ अपने पास रख रहा हूँ और इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हो। मैंने इस केस में मैंने इसको अपने पास ही रखा और इसको मैंने कहा ये एक्स्ट्रा है, ये मुझे नहीं चाहिए, और मैंने इसको रिमूव कर दिया। जब मैंने इसको रखा और इसको रिमूव किया तो दोबारा से एक टेबल बनेगा मेरे पास, जैसे कि यहाँ पे ये, ठीक है। एक इक्वेशन को रिमूव कर दिया, मैंने s1 को रखा। अब जब s1 को रखा तो अब मैंने देखा मेरे पास ये इंटर कर रहा है और ये मेरे पास फिर रेशियो के साथ एग्जिट करेगा। दूसरी इक्वेशन s1 तो एग्जिट पूरी की पूरी उड़ा दी ना मैंने, तो जब उड़ाने के बाद मैंने ये देखा ये एग्जिट कर रहा था, फिर मेरे पास ये ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया सिर्फ एक ही फेज के साथ। अगर आप ऐसे ही जैसे यहाँ पे इक्वल रेशियो आ गई, इसको अगर आप आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 18 देखो, इसके बाद आपके पास 0 था यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आपने उसको एक को एग्जिट करवा दिया, किसी एक को, आंसर 18 आ गया। 18 आने के बाद अभी भी ये ऑप्टिमल नहीं हुआ टेबल, फिर आपने एक और इटरेशन की, फिर जाके ये टेबल ऑप्टिमल हुआ और आपके पास 18 आया, तो आपके पास इटरेशन ज़्यादा हो जाएंगी, सोल्यूशन आ जाएगा। और कभी कभी तो शायद हो सकता है ना भी है, लेकिन मेन मकसद क्या, आपके पास इटरेशंस जो होंगी वो ज़्यादा हो जाएंगी। तो आपने यहाँ पे देखना है जब ये रेशियो इक्वल हो जाए कोई सी भी 2 इक्वेशंस की, तो एक इक्वेशन को रिमूव कर दें उनमें से, और उनमें से रिमूव करने के बाद फिर दोबारा से आप अपना टेबल बनाएं, टेबल बनाने के बाद फिर आप उसको सॉल्व करें तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ये थी हमारी प्रॉब्लम डीजेनरेसी।
ओके, सो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखने लगे, जो है अल्टरनेटिव ऑप्टिमम। अल्टरनेटिव ऑप्टिमम में क्या होता है, जब आप यहाँ से यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको इस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे होते हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, ये अभी हम देखते हैं। और ये इसका मतलब ये होता है कि जब मैंने कहा हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में मूव हम किसको कर रहे होते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज़ भी क्लियर करूँ, हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मूव कर रहे होते हैं। तो जब हमने यहाँ से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मूव किया, या यहाँ पे था पहले शुरू में, फिर हमने उसको वहाँ से यहाँ पे लाया था, पहले इस फंक्शन को यहाँ से यहाँ पे लाया था, फिर यहाँ पे लेके गए थे, फिर यहाँ पे लेके जाना था, फिर यहाँ पे जहाँ पे हमारा ऑप्टिमल होता है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन वहाँ पे रुक जाता, वहाँ पे हमें मैक्सिमम रिजल्ट देता। तो खैर अभी पहले हमने इसको यहाँ से यहाँ पे लाया था शुरुआत में, यहाँ से फिर यहाँ पे गया, तो यहाँ पे इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल गए क्योंकि इसके पैरेलल था। ऐसा केस कब होता है और हमें ये टेबल्स की फॉर्म में कैसे हमें नज़र आएगा, तो इसको देखते हैं। ये हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और ये हमारे पास उसके कंस्ट्रेंट्स हैं। इनइक्वालिटी की फॉर्म में हमने इसको इक्वालिटी की फॉर्म में कन्वर्ट किया और यहाँ से हमने अपना टेबल बनाया। जब यहाँ से हमने अपना टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद हमने एक को इंटर करवाया, दूसरे को एग्जिट करवाया ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो। नेक्स्ट इटरेशन में हमने क्या किया, हमने दोबारा देखा कि जब हमारे पास टेबल क्या आ रहा था, एक तरह के ऑप्टिमल आ रहा था टेबल। टेबल ऑप्टिमल आ रहा था, लेकिन लेकिन जो नॉन बेसिक वेरिएबल था उसकी जी लाइन में भी ज़ीरो आ रहा था। तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। जो नॉन बेसिक हैं, नॉन बेसिक को जी में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, जो बेसिक हैं वो ज़ीरो हो सकते हैं। जैसे x2 बेसिक है, ये x जी की लाइन में ज़ीरो हो सकता है। s2 भी जो है बेसिक है, ये भी जी की लाइन में ज़ीरो हो सकता है। तो हम इन दोनों को कहते हैं कि ये हमारे पास बेसिक हैं। लेकिन x1 खुद ब खुद ही मेहमान बन रहा है, कहता है मैं भी बेसिक हूँ, लेकिन ये बेसिक वाली जो क्वालिटी थी वो पूरी नहीं कर रहा। आधी तरह से कहता है हाँ मैं हूँ, लेकिन फिर आधा जब हम इसको देखते हैं तो ये नहीं नज़र आता। तो ऐसा जब आपको केस नज़र आ जाए कि नॉन बेसिक में से किसी का भी नंबर ज़ीरो हो जाए जी की लाइन में, तो आप उसको इंटर करवा सकते हैं। तो हमने इसको इंटर करवाया यहाँ पे जब हमने इसको इंटर करवाया तो हमने इसकी रेशियो ली, और ये 3 यहाँ पे सबसे मिनिमम रेशियो आई, और इसी के हिसाब से हमने S2 को एग्जिट करवाया। S2 को एग्जिट करवाया तो फिर हमारे पास एक जो टेबल आ गया, ये टेबल भी ऑप्टिमल था। यहाँ पे x2 और x1 हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये बेसिक हैं। तो ये एक्चुअल में हमें बता रहा होता है, ये जो ज़ीरो आ जाता है ये हमें बता रहा होता है कि खाली इसका यही ऑप्टिमल टेबल जो है ये खाली एक आंसर नहीं है, इसीलिए इसको मैंने बी बोल दिया और यहाँ पे इसको सी बोल दिया कि बी और सी, ये जो लाइन है ये ए था, ये बी पॉइंट था और ये सी पॉइंट था। तो मैं यहाँ पे लिखा मैंने नीचे कि बी और सी लाइन, बी और सी डॉट के बीच में सारे के सारे जो सोल्यूशन हैं वो ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस यहाँ पे जब आपके पास ऑप्टिमल टेबल आ गया, आप उसको बी बोल दें, और फिर उसके बाद आप देखें जो ज़ीरो हो गया था नॉन बेसिक होने के बावजूद भी जी की लाइन में, उसको इंटर करवाया और कोई एग्जिट कर जाएगा। फिर जो एग्जिट करेगा उसके बाद एक सोल्यूशन आएगा, और वो सोल्यूशन आपका दूसरा वाला एंड पॉइंट होगा, और उस पॉइंट के बीच में सारे के सारे आपके सोल्यूशन होंगे। दैट्स इट। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट स्पेशल केस है अनबाउंडेड सॉल्यूशन का। अनबाउंडेड सॉल्यूशन में क्या होता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन में आपके पास जो फिजिबल एरिया होता है, फिजिबल सॉल्यूशन होता है, वो इनफाइनाइट होता है। मतलब वहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हम कह सकते हैं, हो भी सकती हैं कि वहाँ पे हो सके, अगर वहाँ पे बाकी कंस्ट्रेंट्स क्रॉस करते हैं। तो अगर नहीं करते तो फिर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन स्पेस ही होगा। बहरहाल आसान अल्फाज में यही कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन स्पेस आपके पास अक्कर होती है। उस केस में आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे आएगा, आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन को कैसे बताएंगे, क्या होगा हमारे पास, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपके पास कोई भी ऑप्टिमल टेबल नहीं आएगा अगर अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ जाता है। ऐसा कोई केस आ जाता है कि इनफाइनाइट यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन स्पेस है, और नो वन कैन लीव द टेबल, और ये उसकी पहचान होगी टेबल में कि कोई भी लीव नहीं कर रहा। इंटर कोई ना कोई एक होगा, लेकिन लीव कोई भी नहीं करेगा वहाँ पे। अभी यहाँ पे ये इक्वेशन की फॉर्म में मैंने इसको लिखा, और इसको यहाँ से टेबल की फॉर्म में लिखा। जब टेबल की फॉर्म में लिखा, पहले वाले x1 को इंटर करवाया और s1 एग्जिट कर गया,
ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो। फिर x2 को एंटर करवाया और वहाँ से s2 एग्जिट कर गया ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो। फिर यहाँ पे हमारे पास अभी भी ये देखो टेबल में जो है माइनस वाली वैल्यू मौजूद है, जबकि हमें क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। और मैक्सिमाइज में मैंने बताई थी एक बात कि हमारे पास जी वाली लाइन सारी की सारी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन ये भी नेगेटिव है। तो ये हमारे पास अभी भी देखा जाए तो ऑप्टिमल टेबल नहीं बना, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना आने के बावजूद यहाँ पे कोई भी हमारे पास जो है ये S1 इंटर तो कर रहा है, लेकिन उसके बाद कोई भी एग्जिट नहीं कर रहा। 20/0 इनफाइनाइट आएगा और जो है 1/2 डिवाइडेड बाई -1 लेस देन 0 है। और इन दोनों केसेस में हम किसी को एग्जिट नहीं करवाते। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन। और आखिर में हमारे पास आता है हमारा आखिरी स्पेशल केस, इनफिजिबल सॉल्यूशन स्पेस वाला या नॉन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन स्पेस वाला। इसमें क्या होता है, यहाँ से हम ग्राफिकली देख सकते हैं, ये जाके कहीं यहाँ पे मिलेगा। जब ये यहाँ पे मिलेगा इसका मतलब है हमारे पास सॉल्यूशन नेगेटिव आ जाएगा। सॉल्यूशन नेगेटिव आने का मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सही नहीं आ रहा, क्योंकि हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था, लेकिन प्रॉफिट में क्या आ रहा है, कटौती आ रही है, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में मैंने क्या किया, इसको पहले मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा और इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के बाद मैंने ये टेबल बनाया। इस टेबल के बनाने के बाद मैंने यहाँ पे एक काम नहीं किया कि मैंने यहाँ पे स्पेशल वेरिएबल जो थे वो नहीं इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे R1 यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था, क्योंकि ये ग्रेटर देन 12 है, तो मैंने वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, या जिसको हम बोलते हैं हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल, वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। इसीलिए मेरे पास ये आंसर जो है वो गलत आएगा। आंसर गलत आएगा, हाँ जी, आंसर गलत आया। S2 नेगेटिव है। ये केस भी हो सकता है कि आपके पास वेरिएबल जो हैं वो नेगेटिव आ रहे होंगे, आपके कंस्ट्रेंट के मुताबिक नहीं आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वाजे क्लियर होती है चीज़ कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे S1 भी जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, S1 और S2 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। ये शुरू से ही ऐसा आ रहा था, S2 नेगेटिव आ रहा था। तो ये यहाँ पे इस तरह आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सिर्फ R प्लस S2 लिखेंगे, प्लस S2 और प्लस नहीं -S2 और प्लस R1, तो फिर ये इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। और उस केस में क्या होगा, तब आपके पास लास्ट में Z में यहाँ पे कोई वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आ जाएगी, जो कि इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रही कि आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। यहाँ पे मैक्सिमाइज़ नहीं बल्कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो गया होगा, क्योंकि ये दोनों जाके मिलते ही एक नेगेटिव प्लेस पर हैं। तो सॉल्यूशन पहले यहाँ से यहाँ पे जाएगा और यहाँ से फिर जब यहाँ पे जाएगा तो देखेगा मैं तो सॉल्यूशन फिजिबल एरिया से ही बाहर आ गया हूँ और ये आंसर ही यहाँ पे आ रहा है। जब वो वहाँ पे आ रहा है आंसर, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे ऐसे सॉल्यूशन सेट के लिए, और हम उसको इनफिजिबल सॉल्यूशन स्पेस या इनफिजिबल सॉल्यूशन स्पेस प्रॉब्लम कह देंगे। ओके, तो अब हम पहुंच चुके हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस के ऊपर। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होती है कि आपने ये देखना होता है कि अगर आप इक्वेशन या जो भी आपका कंस्ट्रेंट है उसको आप कितना मैक्सिमाइज या कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ये कह सकता हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन है, ये कंस्ट्रेंट था मशीन 1 के लिए, ये कंस्ट्रेंट था मशीन 2 के लिए। मशीन 1 का कंस्ट्रेंट है कि ये मिनिमम जो है वो मैक्सिमम 8 घंटे चलनी चाहिए या इससे कम चलनी चाहिए, और मशीन 2 के लिए भी है 8 घंटे मैक्सिमम चलनी चाहिए या इससे कम चलनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए, और इसके ऊपर ये प्रोडक्ट्स बनने चाहिए। तो मैं पता ये करना चाहता हूँ कि मेरी ये मशीन, ये जो है मशीन 1, ये मैक्सिमम कितना चल सकती है और मिनिमम कितना चल सकती है, मेरे प्रॉफिट को देखते हुए। मेरा प्रॉफिट वही रहना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग इस मशीन को, एक मशीन को हम थोड़ा सा ज़्यादा चलाएंगे, एक को थोड़ा सा कम, एक रेंज के अंदर अंदर, ताकि हमारे प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो वो कैसे होगा हम देखते हैं, पहले ग्राफिकली देख लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे ये मेरे पास इक्वेशन है कोई, मैंने लिख ली यहाँ पे। इससे मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, इंटरसेप्ट्स जिन्हें बोलते हैं फाइंड कर लिए, और यहाँ पे मैंने ये अपनी इक्वेशन ड्रा कर ली। जब मैंने ये ड्रा कर ली तो मैंने देखा कि मेरे पास ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है,
ये इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ज़्यादा चेंजेस नहीं आनी चाहिए जब मैं इन इक्वेशंस को मूव कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है सोल्यूशन यहाँ पे दे रहा हो, क्योंकि वो तो हमारा सोल्यूशन नहीं देगा ना। x1 x2 तो हमेशा पॉजिटिव ही होने चाहिए, और इसी तरह जो s1 है वो भी, और s2 वो भी हमेशा पॉजिटिव ही रहने चाहिए और ज़ीरो से बड़े होने चाहिए। तो पहले तो मैं ये चेक करता हूँ कि ये जो फिजिबल एरिया है, मैंने इनमें 0 0 पुट किया, इनका फिजिबल एरिया ये बन रहा था A B C और D के दरमियान वाला ये सारा एरिया। अब मैं ABCD चारों पॉइंट्स को पुट करके मैं देखता हूँ यहाँ से ऑप्टिमल सोल्यूशन कहाँ पे मेरा आएगा, जो कि 128 पे। ये कहता है कि अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस जगह पे रहेगा, मतलब C से गुजरेगा, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा फ़ायदा होगा तो फिर हम अपनी मशीन्स को यहीं पे सेट करेंगे। अब मैं ये देखना चाहता हूँ मेरी जो मशीन है, मशीन 1, इसको मैं A का नाम दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं ये देखना चाहता हूँ मैं इस कंस्ट्रेंट को कितना कम कर सकता हूँ और कितना ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये कैसे हम बताएंगे। ये मेरे पास मशीन 1 है जो 0 और 8 पे है, ये मेरे पास मशीन 1 है। अब मैं इसको यहाँ से अगर उठा के मैं इसको लाइन को, पूरी की पूरी लाइन को उठा के मैं यहाँ से यहाँ पे लाऊं, इस पॉइंट पे लाऊं, तो क्या होगा कि ये जो पॉइंट है इसको ड्रैग करके अगर आप ले जाएं, इसको ड्रैग करके लाइन को यहाँ से लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ना, लाइन भी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, फिर इसको इसी लाइन पे हम रोटेट कर रहे हैं ना, इसी लाइन पे रोटेट कर रहे हैं, इसी लाइन पे और रोटेट करके आगे ले जाएं। यहाँ से जब आगे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और ये लाइन यहाँ से जाएगी, तो फिजिबल पॉइंट जो था ये ऑप्टिमल सोल्यूशन वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन कहाँ से बनेगा, ये लाइन यहाँ से जब जा रही होगी ऑप्टिमल सोल्यूशन यहाँ पे बन रहा होगा। तो वो पॉइंट जो है ये हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन एरिया जो अब फिजिबल सोल्यूशन है उसके साथ रहना चाहिए, जबकि ये उसको छोड़ देगा। अगर इसको छोड़ देगा इसका मतलब है यहाँ से आगे तो हम नहीं जाने वाले कम से कम, तो हम यहाँ से सिर्फ इस लाइन को उठा के यहाँ तक ला सकते हैं। ठीक है, ताकि ये हमारे फिजिबल सोल्यूशन के साथ टच करता रहे, और फिर मैक्सिमम हम इसको यहाँ से इसको लाइन को ड्रैग करके 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 यहाँ तक ला सकते हैं। जब ये लाइन यहाँ से यूँ जा रही होगी ये लाइन, तो हमारे पास पॉइंट जो है ये फिजिबल सोल्यूशन के साथ टच कर होगा। जब ये पॉइंट, ये लाइन पीछे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे इस जगह से गुजर रही होगी, तो क्या होगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा लेकिन फिजिबल सोल्यूशन यहाँ पे रहेगा। फिजिबल सोल्यूशन एरिया यहाँ पे रहा तो हमारे पास आंसर सही नहीं आएगा। तो इसका मतलब है हम डी और एफ के बीच में इस लाइन ए को मूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, ए को हम डी और एफ के बीच में मूव कर सकते हैं। और फिर ये जो लाइन थी हमारी ए लाइन, इस लाइन को मैं चेक करूंगा कि ये डी पे कितना मुझे रिजल्ट कर रही है। यहाँ पे डी वाले पॉइंट्स पुट करेंगे जो कि डी वाले पॉइंट है 0 और 2.6, यहाँ पे 2.6 आ जाएगा मेरे पास। तो ये डी पे जाके मुझे 2.6 दे रही है, और एफ पे कितना दे रही है, एफ पे देखने के लिए मैं ये वाला पॉइंट जो है इस लाइन में पुट करूंगा। एफ एफ मेरे पास है 8 और 0, 8 और 0 यहाँ पे पुट किया तो 8 2 16, तो ये मेरे पास एफ पे 16 देगी इक्वेशन 1। तो ये मिनिमम 2.6 तक हम इसको लेके जा सकते हैं और मैक्सिमम हम इसको 16 तक लेके जा सकते हैं। ये हमारी मशीन 1 की या ए की रेंज है। और सेम फॉर बी, बी के लिए भी हम देखते हैं। ये हमारे पास बी है, बी को हम कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकते हैं। इसको मैं अगर टॉप की तरफ मूव करके लेता जाऊँ, लाइन को लेके गया, लाइन यहाँ पे आ गई। जब यहाँ पे आ गई अभी ये फिजिबल सोल्यूशन स्पेस के साथ टच कर रहा है पॉइंट, तो इट्स गुड। जब मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ यहाँ तक, तो यहाँ तक टच कर रहा है। जब इसे नीचे लेके जाऊँगा पॉइंट हमारे फिजिबल सोल्यूशन से बाहर हो जाएगा, और जब पॉइंट यहाँ से पीछे जाएगा, लाइन यहाँ पे आएगी, तो ये भी फिजिबल सोल्यूशन से हमारे पास बाहर हो जाएगा। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारा ई और बी के बीच में ही आने वाला है। ई और बी लिख दिया मैंने, इसके मिनिमम और मैक्स। ई पे ये मुझे एक लाइन जो है ये लाइन टू ई 0 8 है, और यहाँ पे 0 और 8, 8 3 ज़ा 24। तो ई पे मुझे 24 रिटर्न कर रही है और बी पे मुझे ये 4 रिटर्न कर रही है। इसका मतलब है मैं 4 से लेके 24 तक इस लाइन को मूव कर सकता हूँ। सही। उसके बाद डुअल प्राइस के लिए आपको ये फार्मूला थोड़ा याद करना पड़ेगा, ZC माइनस ZG और प्रीवियस माइनस N। इसका क्या होता है, आप एक पॉइंट पुट कर दो जो आपका मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है, एक वो और एक मिनिमम और एक मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, प्रीवियस माइनस N। जैसे ए के लिए प्रीवियस पॉइंट था 16, न्यू पॉइंट है 22.6, ये दो पॉइंट्स मैंने पुट कर दिए इसके ए के। और यहाँ पे ZG क्या आएगा, ZC और ZG ये होगा कि जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो D और F पे कितना कितना रिटर्न कर रहा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका ये है, यहाँ पे इसमें पहले D पुट करें 0.26, यहाँ पे पुट करेंगे तो 0.26 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाएगा 240। और फिर अगर आप
क्या करेंगे, एफ जो कि 8 और 0 है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा, आई थिंक सो पहले 52 आएगा और ये 8 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 240 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे आप ये दूसरी वैल्यूज पुट कर देंगे। मतलब सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को उन्हीं पॉइंट्स पे चेक करेंगे जिन पॉइंट्स पे ये आपकी लाइन थी। पहले हमने क्या किया, इस लाइन को हमने डी पे चेक किया, एफ पे चेक किया जो इसका मीन मैक्स था, फिर जेड आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने जी पे डी पे चेक किया और फिर एफ पे चेक किया और इनको ऐसे लिख दिया। इनको लिखने के बाद यहाँ पे जो आपके पास प्राइस आएगी वो डुअल प्राइस होती है। और ये डुअल प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस लाइन को एक यूनिट पीछे लेके जाऊँ तो मुझे कितना फ़ायदा या कितना नुकसान होगा, ये कहलाती है हमारी डुअल प्राइस। अब है हमारे पास एक और क्वेश्चन, और इसमें हमें बोला गया है कि आप आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके कोएफिशिएंट्स को मिनिमाइज करें और मैक्सिमाइज करें। जैसे कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 30 और 20, प्रीवियस वाला जो भी मैंने एग्जांपल करवाई थी इसी का मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लिया और मैंने इसको c1 ऑफ x1 प्लस c2 ऑफ x2 की फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ मेरे पास ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये मिनिमम किस रेंज तक हम इनको लेके जा सकते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इन कोएफिशिएंट्स की और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इन कोएफिशिएंट्स की। मतलब C1 मिनिमम कितना नीचे गिराया जा सकता है और मैक्सिमम कितना ऊपर उठाया जा सकता है, इसी तरह C2 कितना नीचे लेके जाया जा सकता है या कितना ऊपर लेके जाया जा सकता है। और इसके साथ हमारे पास ये जो इक्वेशंस थी x1 प्लस 3 ऑफ x2 इज इक्वल टू 8 और 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8, मैंने इनको इक्वालिटी की फॉर्म में वहाँ पे नीचे अपने पास लिख लिया, नॉन इक्वालिटी मैंने रिमूव कर दी। अब ये इक्वालिटी यहाँ पे मेरे पास है और मैंने चेक करना है C1 और C2 को कितना उठाया या गिराया जा सकता है। सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए मैं चेक करूँगा C1 और C2 को कितना हम बढ़ा सकते हैं। इस पॉइंट को, इन दोनों की मुझे आपस में रेशो फाइंड करनी है, सॉरी इन दोनों की अगर मैं रेशो निकालूंगा तो मेरे पास मुझे पता चलेगा इनको कितना, इनकी इक्वेशन क्या है उठाने और गिराने की, मतलब इनकी रेंजेस को चेंज करने की। तो यहाँ पे क्या है, ये 1x और यहाँ पे ये क्या है 3x2। तो मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे हो जाएगा C1/C2 लेस देन इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 1। तो इनकी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे लिख लिया अपने पास ऐसे। जब ये ऐसे लिख लिया तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरे पास 0.33 आ जाता है और लेस देन इक्वल टू C1/C2 लेस देन इक्वल टू 2 आ जाता है। तो ये कहता है कि इन दोनों की रेशो जो है ना, इन दोनों की C1 और C2 की रेशो तो कम से कम इसके बीच में होनी चाहिए। जो भी आप चेंजेस करते हो, इसको मिनिमाइज करते हो, मैक्सिमाइज करते हो, रेशो हमेशा इसके बीच में ही रखनी चाहिए, इनकी रहनी चाहिए जब आप उनको डिवाइड करो तो। फिर अब मैं चाहता हूँ कि मैं C1 को मैं अलहदा से, या C2 को मैं चेक करना चाहता हूँ, C1 को पहले चेक करना चाहता हूँ कि उसकी अलहदा से अगर मैं चेंजेस करूँ तो कितनी उसमें चेंजेस कर सकता हूँ। तो मैं C2 को कांस्टेंट कर देता हूँ। C2 है मेरे पास यहाँ पे 20, तो मैं C2 को 20 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। जब मैंने C2 को 20 पुट किया तो 20 यहाँ से यहाँ पे भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से यहाँ पे भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे भी आके मल्टीप्लाई हो रहा है इस इक्वेशन के साथ। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 6.67 आ गया, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 40 आ गया। तो ये मेरे पास C1 इनके बीच में रह सकता है। अब C1, अब वो कहते हैं C2 का भी बताओ वो कहाँ से कहाँ तक रह सकता है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, C1 को कांस्टेंट कर लेता हूँ और C1 मेरे पास क्या है 30 है। जब C1 को मैंने 30 लिख दिया तो मैं क्या करता हूँ, लिखने के बाद यहाँ पे C1 को 30 में इनका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, मैं इनको इन्वर्स कर देता हूँ, मतलब 3/1 हो जाएगा और ये इस साइड चला जाएगा राइट हैंड साइड पे। क्योंकि अगर आप रेसिप्रोकल भी लेते हो, या मैंने नेगेटिव वाली मैंने अभी केस आपको बताया था कि अगर आप नेगेटिव के साथ इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हो तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो ना तो एक साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड बन जाती है, जो राइट हैंड साइड होती है वो लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है, इन्वर्स हो जाती है। ठीक है, और फिर साइंस भी वैसे ही चेंज हो जाएंगे। तो ये होगा क्या, या आप इनके साइन चेंज कर दें, मैंने यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज कर दिए, या आप इसको यहाँ से यहाँ पे ले जाएं वैल्यू को और इसको यहाँ से यहाँ पे ले आए रेसिप्रोकल लेते हुए। तो मैंने इनके सिर्फ साइन चेंज किए और मैंने लिखा 3/1 उल्टा कर दिया और C2/C1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 रेसिप्रोकल लिया। अब यहाँ पे ये C1 को मुझे क्या करना था 30 करना था, C1 को कांस्टेंट करना था ना, ये 30 किया। जब 30 कर दिया तो अब ये इधर से इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 30 यहाँ से यहाँ पे भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो C2 की रेंज यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी।
तो ऐसे हमने C1 का भी बता दिया कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, C2 भी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, और उन दोनों की जो रेशो है वो भी कहाँ से कहाँ तक आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरह हम फाइंड करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स को कैसे और कितना चेंज किया जाता है। अब हमारे पास सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक और प्रॉब्लम आती है कि हमें बोला जाता है आप डुअल प्राइस फाइंड करके बता दें बाय यूजिंग अलजेब्रिक मेथड। अभी हमने पहले प्रीवियस डुअल प्राइस फाइंड करना सीखी थी यहाँ पे, लेकिन ये ग्राफिकल मेथड था, ये अलजेब्रिक मेथड नहीं था। तो अलजेब्रिक मेथड में हम कैसे डुअल प्राइस फाइंड करते हैं? सबसे पहले आप अपनी इक्वेशंस को ना यहाँ पे इक्वालिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, इक्वालिटी की फॉर्म में लिख लें। मैंने इन इक्वेशंस को इक्वालिटी की फॉर्म में लिखा और फिर यहाँ से मैंने अपना टेबल बनाया, और टेबल बाकी सारा वैसे ही बनाना है यहाँ सोल्यूशन तक, सिर्फ आगे यहाँ पे D1 D2 और D3 ऐड कर देना है। D1 डुअल प्राइस ऑफ इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट करेगी, D2 आपकी डुअल प्राइस ऑफ इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट करेगी, और D3 आपकी डुअल प्राइस ऑफ इक्वेशन 3 को रिप्रेजेंट करेगी। जितनी मतलब आपके पास इक्वेशंस होंगी, मेरे पास यहाँ पे 1 2 और 3 इक्वेशंस थी, तो 3 मेरे पास डुअल प्राइसेस आई। अगर आपके पास 4 प्रॉब्लम में आ जाती हैं, 5 आ जाती हैं, तो इतनी ही डुअल प्राइसेस के आप यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। और फिर सेम वही ये S1 S2 S3 की तरह ही होते हैं, इतना कुछ खास फ़र्क नहीं होता है, लेकिन लिखना ज़रूरी है ताकि पता चले आप डुअल प्राइस इनसे बनाएंगे, इनसे डुअल प्राइस निकालेंगे, पता करेंगे। और बाकी सारे के सारे वही ऑपरेशंस के, एक इन होगा रेशो की बेस पे और दूसरा आउट हो जाएगा रेशो की बेस पे, एक इन होगा और दूसरा रेशो की बेस पे आउट हो जाएगा, उल्टा बोल रहा था मैं। फिर उसके बाद करते कराते आपके पास एक ऑप्टिमल टेबल आ जाएगा। जब एक ऑप्टिमल टेबल आ गया तो वहां से आपने ये लास्ट वाली 4 वैल्यूज के ऊपर ध्यान देना है। आपने यहाँ पे लिखना क्या है कि ये आपके पास x2 है, x2 किसकी इक्वल है, x2 इज इक्वल टू 100 ऑफ 1/2 ऑफ d1। तो यहाँ पे ये लिखा है x2 इज इक्वल टू 100 ऑफ 1/2 ऑफ d1 माइनस 1/4 ऑफ d2 माइनस 1/4 ऑफ d2 0 ऑफ d3। तो 0 ऑफ d3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये कंस्ट्रेंट है कि यहाँ से x3 की वैल्यू भी इसी तरह आप उठाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और s3 की वैल्यू भी उठाएंगे, s3 इज इक्वल टू दिस यहाँ से यहाँ तक जो भी है। और ये तीनों के तीनों या चारों जितनी भी इक्वेशंस होंगी उसी हिसाब से आपके पास ये चीज़ें आएंगी, ये ग्रेटर होनी चाहिए 0 से। ये कंस्ट्रेंट आपने यहाँ पे लगाना है। जब ये आपके पास इक्वेशन बन गई तो अब आपने D1 की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है इन तीनों की मदद से। इनको 1 2 3 का नाम दे दें। अब आपने यहाँ से क्या करना है, D1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो D2 और D3 को पहले 0 पुट करें। तो यहाँ पे D2 और D3 को 0 पुट किया तो मेरे पास यहाँ से इक्वेशन 1 में पुट किया, यहाँ से D1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -200 आ गई। यहाँ से इक्वेशन 2 से मेरे पास सिर्फ ट्रू आया क्योंकि 230 ग्रेटर देन इक्वल टू +0 ही था, बाकी कुछ भी नहीं यहाँ से आना था। और यहाँ से मेरे पास आया D1 लेस देन 10। तो इन दोनों को देखते हुए मैंने अपनी ये पूरा कंस्ट्रेंट लिख दिया कि D1 जो है डुअल प्राइस मेरी जो होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। ओके, और सेम फॉर द अदर थिंग्स। D2 फाइंड करना है तो D1 और D3 को 0 पुट कर दें, और D3 फाइंड करना है तो D1 और D2 को 0 पुट कर दें, एंड दैट्स एंड। ओके, सो ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम होने वाली है आज की इस वीडियो की। यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमने फाइंड ये करना है कि जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उनकी रेंजेस क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ग्राफिकली रेंजेस फाइंड की थी ना, ऊपर टॉप पे जाते हुए। यहाँ पे ये हमने डुअल प्राइस तो भी बिल्कुल प्रीवियस में देखी है, उससे पहले हमने इस जगह पे हमने देखी थी रेंजेस भी फाइंड हमने की थी इक्वेशंस की। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक रेंज हो सकती है, तो वो रेंज हम यहाँ पे देखना चाहते हैं बाय यूजिंग अलजेब्रिक फॉर्म कह सकते हैं हम। तो हम इसी प्रीवियस प्रॉब्लम को यहाँ से लेते हैं, ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम यहाँ पे बनी बनाई थी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में, उसी को मैंने लिया, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है z इज इक्वल टू 1/4। सिर्फ मैंने क्या किया, वो d वाली वैल्यूज 3 नहीं लिखी। ठीक है, ऑप्टिमल टेबल मैंने लिया। ऑप्टिमल टेबल यहाँ पे लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन 1 की जगह D1 लिख देना है, इक्वेशन 2 जो कि यहाँ पे आ रही थी, ये इक्वेशन 1 के लिए था, इक्वेशन 2 के लिए इक्वेशन 3 था ना, x1 x2 x3 यहाँ पे इस तरह आ रहे थे।
तो इसके ऊपर x1 के ऊपर आपने d1 लिख दिया, x2 के ऊपर d2 लिख देना है, x3 के ऊपर d3 लिख देना है, s1 s2 s3 बाकी जो भी हैं यहाँ पे स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स उनको 0 उनके ऊपर लिख देना है और z के ऊपर 1 लिख देना है। फिर यहाँ पे आपने बेसिक पे आना है। बेसिक में आके आपने देखना है z किसके इक्वल था, z यहाँ पे 1 के इक्वल था, x2 किसके इक्वल था, x2 को हमने d2 कर दिया था, x3 किसके इक्वल था, x3 को d3 कर दिया था, s3 किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था तो 0 कर दिया यहाँ पर। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से उठानी है नॉन बेसिक, जो आपके पास नॉन बेसिक यहाँ से आपने देखना है बेसिक कौन से हैं आपके पास, x2 x3 और s3 हैं। तो नॉन बेसिक कौन कौन से हुए, फिर यहाँ से x1 है नॉन बेसिक, s1 है नॉन बेसिक और s2 है नॉन बेसिक। तो इन तीनों नॉन बेसिक्स को आपने ले लेना है। तो मैंने इसको ले लिया, इसको मैंने लिखा क्या, इसको मैंने लिखा कैसे, ये 1 है, हाँ 1 ऑफ 4 और d2 ऑफ -1/4, d3 ऑफ 3/2, d3 ऑफ 3/2, 0 ऑफ 0, 0 ऑफ 2, 0 ऑफ 2। तो ये मैंने पहली इक्वेशन यहाँ पे लिख ली। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए किससे, ग्रेटर देन इक्वल टू d1 से होनी चाहिए ग्रेटर। तो फिर उसके बाद है मेरे पास ये दूसरी नॉन बेसिक जो कि ये बनती है 1, 1 इंटू 1, उसके बाद है d2 इंटू 1/2, d2 इंटू 1/2, d3 इंटू 0, d3 इंटू 0, 0 इंटू -2, 0 इंटू -2। और ये ग्रेटर होना चाहिए किससे, ये ग्रेटर होना चाहिए 0 से। उसके बाद है ये वाली आखिरी वाली लाइन, हमारे पास आखिरी वाला कॉलम जो कि आ रहा है 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, d2 इंटू -1/4, d2 इंटू -1/4, d3 इंटू 1/2 और 0 इंटू 1, 0 इंटू 1। तो ये ग्रेटर होना चाहिए ये भी 0 से। सही है। जब आपके पास ये फॉर्म बन गई, अब आप क्या करें, अब आप इनको इस यहाँ से थोड़ा सा इस तरह थोड़ा इजी फॉर्म में लिख लें कि मैंने 1 × 4 को मैंने जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहे थे मल्टीप्लाई कर दिए, बाकी इक्वेशंस को ऐसे ही लिख लिया और फिर इन इक्वेशंस को नंबर दे दिया जैसे हमने पहले किया था। और इनको नंबर देने के बाद यहाँ पे d1 d2 d3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो d1 फाइंड करने के लिए d2 और d3 को 0 इक्वल कर दें और आपके पास यहाँ पे d1 की रेंज जो कि मतलब हमारे पास इक्वेशन 1 थी उसकी रेंज आ जाएगी। और फिर हमारे पास d2 के लिए इसी तरह d1 और d3 को 0 पुट कर दें तो आपके पास d2 की रेंज आ जाएगी। और सेम अगर आप d3 के लिए d1 और d2 को 0 पुट करेंगे तो d3 की रेंज आपके पास आ जाएगी। और यहाँ पे होता है हमारा हाफ ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च का कोर्स कंप्लीट। तो चैनल से जुड़े रहें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इसका नेक्स्ट पार्ट बना के भी अपलोड किया जाएगा इसी चैनल पर। और इसी लिंक लिस्ट को आप पिन भी कर लें ताकि जब भी वो वीडियो आ जाए तो आप उसको देख पाएँ। और साथ ही साथ यूट्यूब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पे कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी वीडियो आप लाजमी देखें वरना आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मैंने ऐसे किया कि मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मतलब एक क्वेश्चन कराने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी की बेसिस पे मैं बता रहा हूँ चीज़ें। तो अगर आप एक स्किप करेंगे तो दूसरे में आपको समझ नहीं आएगी। पहले तो आपने स्किप नहीं करना और एक बार देखने के बाद आपने क्या करना है, पहले नोट्स डाउनलोड कर लेने और फिर आपने ये वीडियो साथ लगा लेनी है। जब एक बार आप नोट सामने रख के वीडियो देखेंगे, उसे समझेंगे तो दूसरी बार आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना सीख जाएंगे। और यही मेरा मकसद था कि आप कम से कम ये सारे के सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर लें, आपको कोई इशू ना हो।